जय हिंद। मैं ललित चौहान विश्वपीडिया में आपका स्वागत करता हूँ। रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू हुए लगभग 2 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। दोनों तरफ के देशों को जन धन और संसाधनों की व्यापक हानि हो चुकी है, लेकिन झुकने को कोई तैयार नहीं है। एक तरफ नाटो समर्थित यूक्रेन है, दूसरी तरफ ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया समर्थित रूस है। रूस यूक्रेन समझौते के लिए 2022 के इस्तांबुल समझौते को आधार बनाकर बातचीत की जा सकती है। इस्तांबुल समझौता क्या है, उससे पहले हम बात करते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध क्यों हुआ, उसके कारण क्या हैं। पहला कारण है रूस को अपनी सीमा को सुरक्षित रखने की गारंटी। दूसरा कारण है यूएस से समर्थित नाटो का विस्तार, रूस के लिए एक थ्रेटन की तरह है। रूस की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए रूस इसका विरोध करता है। अभी हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत, जो कि रूसी बाहुल्य हैं, इनकी सभ्यता और संस्कृति रूस की संस्कृति के तरह है। लुहांस्क और डोनेस्क के लोग कैथोलिक चर्च की मान्यता को मानते हैं, जबकि यूक्रेन के अधिकतर लोग कैथोलिक चर्च को नहीं मानते हैं। तीसरा कारण यह है। चौथा कारण, यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है। रूस के बार-बार मना करने पर यूक्रेन नाटो की सदस्यता के लिए नहीं मानना है। रूस के बार-बार मना करने पर यूक्रेन नाटो की सदस्यता हासिल करना चाहता है। रूस का कहना है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता ग्रहण करने पर नाटो के हथियार यूक्रेन की सीमा पर तैनात होंगे, जो कि रूस की सीमा या उसकी संप्रभुता के लिए एक खतरा है। रूस ने कहा है यूक्रेन एक तटस्थ देश के रूप में कार्य करे, किसी भी गुट में शामिल ना हो। फरवरी 2022 में रूस ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत यूक्रेन पर आक्रमण किया। उसके 1 महीने बाद मार्च में तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक शांति वार्ता हुई। इस वार्ता को इस्तांबुल वार्ता कहा गया। इस समझौते में शामिल किया गया था कि यूक्रेन एक तटस्थ देश के रूप में कार्य करेगा। दूसरी बात यह थी कि यूक्रेन के सशस्त्र सीमा बल को सीमित किया जाएगा। मतलब कि उसकी जो सेना है, एक सीमा के बाद नहीं बढ़ाई जा सकती। उसके हथियारों को, सैनिकों को सीमित किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव दिमित्री ने प्रेस वार्ता में कहा है कि इस ड्राफ्ट में इस्तांबुल में जो बातें की गई हैं, उस बातों को आधार बनाकर शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जा सकता है। नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे संभावित वार्ता में नई परिस्थितियों के आधार पर वार्ता आगे बढ़ाई जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति मॉस्को में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मिले तथा उन्होंने उस समय कहा, हम सकारात्मक कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वार्ता नई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर इस्तांबुल समझौते को कारगर बनाया जा सकता है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक शांति वार्ता का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसको रूस ने नकार दिया। पुतिन ने कहा कि ऐसी कोई रूस स्थित मॉस्को ने कहा कि यह समझौता एकदम बेतुका है। रूस जीते हुए क्षेत्रों को नहीं छोड़ेगा। मॉस्को ने कहा कि ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसमें जीते हुए क्षेत्र से सैनिकों की वापसी हो और कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सामना करना पड़े। रूस ऐसे किसी प्रस्ताव को खारिज करता है। संभावना यह है कि जून में इस्तांबुल समझौते के आधार पर रूस यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता की जा सकती है, लेकिन आधार यही होगा, यूक्रेन तटस्थ देश बने और अपनी सेना और सैनिकों की सीमा को सीमित रखे। एक सीमा के ऊपर अगर वह सैनिकों की तैनाती करता है तो रूस उस पर आपत्ति जता सकता है और नाटो के हथियार उसकी सीमा पर नहीं तैनात होंगे, जिससे रूस की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धक्का पहुंचे। रूस ऐसे किसी कदम को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका परिणाम रूस द्वारा स्पेशल ऑपरेशन के तहत यूक्रेन में आक्रमण करना है। रूस ने अभी तक यूक्रेन के 4 प्रांतों को जीत लिया है, जिसमें से डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और बाखमुत हैं। ये सभी क्षेत्र रूसी भाषी और संस्कृति के लोगों द्वारा, रूस ने इन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार काबिज कर लिया है और वहाँ पे स्वायत्तता प्रदान की है। आपको क्या लगता है, रूस यूक्रेन की यह वार्ता जो जून में प्रस्तावित है, क्या वो इस्तांबुल समझौते पर आगे बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी तो यूक्रेन झुकेगा या रूस झुकेगा? मेरे ख्याल से दोनों देशों को कुछ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। यूक्रेन को रूस की संप्रभुता, एकता और अखंडता की बातों को ध्यान में रखकर अपने देश का विकास करना चाहिए। नाटो संगठन से किसी भी देश का फ़ायदा नहीं है। यूक्रेन की सीमा रूस से लगती है।
यूक्रेन की आबादी अधिकतर रूसी नस्ल की है, जो रूस के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करते हैं। रूस में अगर ऐसी कार्रवाई आगे चलती रही, तो यूक्रेन के अंदर एक रूसी विद्रोह हो सकता है। मेरे ख्याल से यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए। वह तटस्थ देश के रूप में कार्य करे तो ठीक है। किसी भी गुट में ना शामिल हो, दोनों देशों से अपनी राष्ट्रीय हित के अनुसार संबंध बनाएँ। आपको देश-विदेश से संबंधित जानकारी अच्छी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताएँ, तो अधिक से अधिक इस टॉपिक पर वीडियो बनाएँ जिससे आपको और जानकारियाँ मिलें। जय हिंद। यूक्रेन को हजाना देना पड़े, फिनलैंड रूस की सीमा के पास स्थित एक देश है।